Hello guys, good evening everyone. I am Abhinav Verma. Welcome to my YouTube channel Mission BPSC Exam 2022. This channel is dedicated platform with every student for BPSC preparation. है ना guys? And CDPO. You know, it is an inquiry role the Bihar related asked most important question in this particular exam. So I started with Hindi language. This book good name is बिहार एक परिचय एंड राइटर विथ इम्तियाज अहमद सर का ये बुक है और एंड रजनीश कुमार, है ना। तो गाइज आप जल्दी से सिलेबस देख लीजिएगा गाइज। आपको हम सिलेबस दिखा रहे हैं जल्दी सा। हाँ, तो गाइज आप जैसा देख रहे हैं कि ये सारा मैंने यहाँ तक कंप्लीट कर चुका हूँ गाइज। और आज हम लोग शुरुआत करेंगे मौर्य साम्राज्य से, है ना, और उसके बाद मौर्योत्तर बिहार और गुप्तकालीन बिहार। आज हम 3 चैप्टर आपका कवर कर देंगे आज की ही वीडियो में, चाहे 1 घंटा का वीडियो क्यों ना बन जाए। आज 3 चैप्टर ख़त्म कर देंगे। और गाइज जो भी पिछले वीडियो वाला नहीं देखे हैं आप देख लीजिएगा गाइज। वहाँ पर मैंने बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में मैंने काफ़ी डिटेल से चर्चा की है गाइज। और वहाँ पर मैंने ट्रिक्स भी बताए हैं, जो भी बौद्ध संगतियाँ जो भी हुए हैं, है ना, बौद्ध संगतियाँ 4 गो हुए हैं, कहाँ हुए हैं, कब हुए हैं और किसके शासन काल में हुए हैं, उस टाइम का अध्यक्ष कौन थे, सारा का मैंने ट्रिक बताया है गाइज। वो पिछले वाले भी वीडियो जो काफ़ी मज़ेदार बना था गाइज, आप वहाँ ज़रूर देखिएगा। और आज से हम लोग शुरुआत करेंगे मौर्य साम्राज्य से और गुप्तकालीन बिहार तक। 3 चैप्टर को आज कवर करेंगे गाइज। बिना टाइम वेस्ट किए गाइज हम जो है ना शुरुआत करते हैं। तो चलिए, कहाँ है, 1 मिनट गाइज। हाँ, मौर्य साम्राज्य गाइज आज हम लोग यहाँ से शुरुआत करेंगे, है ना। बिना रुके 3 चैप्टर आपके साथ कंप्लीट होगा गाइज, है ना। आपके साथ चाहे मुझे 1 घंटा क्यों ना लग जाए, मैं आज 3 चैप्टर कवर करूंगा गाइज। क्योंकि ये आप देख रहे हैं ना कि 330 पेज का है गाइज, और अभी हम लोग जो है 25 पेज ही में आसपास हूँ। तो गाइज इसलिए मुझे जल्दी कवर करना है। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं गाइज। और हाँ गाइज, है ना, आप वीडियो पूरा देखिएगा गाइज, और अच्छा लगे, क्वेश्चन बढ़िया लगे तो गाइज जो है इम्तियाज अहमद की बुक है, काफ़ी मोस्ट पॉपुलर बुक है गाइज, है ना। तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगता है सर का बुक, तो इसलिए मैंने वीडियो बनाया है। तो गाइज सब्सक्राइब जरूर करना गाइज, और लाइक जरूर करना। और कोई भी प्रॉब्लम हो ना गाइज तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे भी पता चले आखिर क्या प्रॉब्लम है ना गाइज। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है गाइज कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था। सभी लोग जानते हैं गाइज मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य, है ना। और चंद्रगुप्त मौर्य जो है मगध की गद्दी पर 320 ईसा पूर्व में बैठा था। और जो इनका आगे मिलेगा क्वेश्चन गाइज। तो चलिए हम जल्दी से दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? मौर्य साम्राज्य की राजधानी गाइज पाटलिपुत्र थी। तीसरा क्वेश्चन है गाइज कि चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की सत्ता किसकी सहायता से प्राप्त की? ये गाइज चाणक्य, विष्णुगुप्त, है ना। फिर मौर्य साम्राज्य की स्थापना 320 ईसा पूर्व, जैसा मैंने आपको बताया था गाइज। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए गाइज। यूनानी दूत मेगास्थनीज किसके दरबार में पाटलिपुत्र आया था? तो मेगास्थनीज जो है गाइज ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में इनका जो है मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र आगमन जो है 315 ईसा पूर्व में हुआ था। और 320 ईस्वी में गाइज 320 ईसा पूर्व में गाइज क्या हुआ था? मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुआ था 320 ईसा पूर्व में। और जो मेगास्थनीज जो है उनका पाटलिपुत्र आगमन 315 ईसा पूर्व। यहाँ तक कंप्लीट है गाइज। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए गाइज कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक था। कौन बोला चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जाओ, मेगास्थनीज को किसने भेजा? तो वो भेजा था सेल्यूकस, है ना। सेल्यूकस बोला मेगास्थनीज को आप चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जाइए, है ना। 8 नंबर क्वेश्चन है गाइज किस शासक के शासन काल के
समय मगध पर 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था। गाइज ये चंद्रगुप्त मौर्य के है ना शासन काल में जो है 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था, है ना। हाँ 9 नंबर क्वेश्चन देखिए गाइज, 8 नंबर हो गया। किसके शासनकाल में मगध साम्राज्य पर जो है मगध पर जो है 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, ये तो हो गया चंद्रगुप्त मौर्य। और 9 नंबर क्वेश्चन देखे गाइस कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था चाणक्य, है ना। चाणक्य की सहायता से ही मगध मगध पर मगध पर जो है ना राज्य किया, है ना, उनकी सहायता से। तो चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है गाइस कि किससे मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है ना। यूनानियों से जो है मुक्ति दिलाया है। किससे मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानियों से लोगों को मुक्ति दिलाया, इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने यूनानियों से मुक्ति दिलाया, है ना। और 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं गाइस। आप जैसा देख रहे हैं ये पूछा हुआ क्वेश्चन है गाइस। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है वह है इंडिका। इंडिका में गाइस क्या है, इंडिका में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है ना इंडिका में। 12 नंबर क्वेश्चन है गाइज, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है गाइज। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया। गाइज इसके बारे में मैंने कल ही ट्रिक्स बताए थे कि मैंने कि कौन हर्यक वंश के बाद कौन से आए, मगध पर कौन कौन से राजवंश आए, उसका ट्रिक था गाइज क्या, हर्षिव नमो सुकंसा, है ना। हर्षिव, है ना, हर्षिव नमो सुकंसा। एक मिनट गाइज, हर्षिव, हाँ हर्षिव नमो सुकंसा ना, यही ट्रिक है गाइज कि जो है पहले मगध पर हर्यक वंश आए, उसके बाद शिशुनाग वंश आए, उसके बाद नंद वंश आए, उसके बाद मौर्य वंश आए, उसके बाद गाइज जो है शुंग वंश आए, उसके बाद कनव वंश आए, उसके बाद सातवाहन वंश आए, है ना। तो गाइज तो यहाँ पर पूछा गया है कि नंद वंश के बाद कौन से वंश आए ना, तो हर्षिव नमो सुकंसा, नंद वंश के बाद गाइज मौर्य वंश आए, है ना। देखे ये ट्रिक कितना काम कर गया। तो अगला क्वेश्चन है गाइज, तेरह नंबर क्वेश्चन है गाइज कि मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका है। मेगास्थनीज पुस्तक के नाम इंडिका है, जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासनिक के बारे में वर्णन है। अर्थशास्त्र के लेखक गाइज कौटिल्य है ना। कौटिल्य का अन्य नाम ये चाणक्य या विष्णुगुप्त है। 15 नंबर क्वेश्चन है गाइज कि पाटलिपुत्र के शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्री के वृत्तांत में मिलता है। पाटलिपुत्र के शासन व्यवस्था विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्री के वृत्तांत में मिलता है गाइज, ये हो जाएंगे मेगास्थनीज। 16 नंबर क्वेश्चन है गाइज कि चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत मौर्य साम्राज्य का शासक बना कौन, बिंदुसार, है ना, बिंदुसार बने। चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत मौर्य साम्राज्य का शासक बने कौन, बिंदुसार। 17 नंबर क्वेश्चन है गाइस कि किस मौर्य शासक के दरबार में आजीवक भविष्यवक्ता पिंगलवट रहता था। गाइज हो जाएंगे बिंदुसार, है ना। इनका हिंट देखिए गाइज, हिंट में दिया गया है पिंगलवट में अशोक के बारे में भविष्यवाणी की थी कि वह एक महान राजा बनेगा, और बना भी, है ना। 18 नंबर क्वेश्चन है गाइस कि अशोक द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का उल्लेख मिलता है।
शिलालेख के 13वें में, है ना, अशोक द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण, है ना, पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का उल्लेख मिलता है शिलालेख 13 में, है ना। 19 नंबर क्वेश्चन है गाइज कि तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था। ये गाइज हुए थे अशोक के शासनकाल में। इसका ट्रिक मैंने बता दिया है गाइज, पिछले वीडियो जरूर देखिएगा गाइज, है ना। तृतीय बौद्ध संगति का अध्यक्षता किसने किया था गाइज, तो उनका ट्रिक था गाइज राजा महाराजा आजा, वैश्य सबका काल है ना, और क्या था, पटाओ मत आशिक, है ना, मत का मतलब हो गया मोगलीपुत्र तिरस, है ना। इसका मैंने ट्रिक्स है गाइज, मैंने लिख कर बताया है, पिछले वाला वीडियो जरूर देखना गाइज, है ना। वीडियो लंबी ना बन जाए, 3 चैप्टर आज कंप्लीट करना है गाइज, इसलिए मैं काफ़ी शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ, है ना। पिछले वीडियो आप देखिएगा गाइज। 21 नंबर क्वेश्चन है गाइज क्या कि तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था। तो तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था गाइज पाटलिपुत्र में, है ना, पाटलिपुत्र में। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कब हुआ गाइस, 255 ईसा पूर्व। बुक में तो 255 लिखा हुआ रहता, लेकिन अगर 255 नहीं रहे तो 251 ईसा पूर्व हो जाएगा, है ना। 23 नंबर क्वेश्चन है गाइस किस मौर्य शासक के कलिंग का विजय प्राप्त की थी। कलिंग का विजय अशोक ने, है ना, अशोक ने। किस मौर्य शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की। तो कलिंग पर जो है ना, ये मौर्य शासक हैं गाइस, अशोक भी ना मौर्य शासक हैं जो कि कलिंग पर विजय प्राप्त किए थे अशोक ने, है ना। और 24 नंबर क्वेश्चन है गाइस क्या कि किस युद्ध में हुए भारी तबाही तथा जानमाल की हानि को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और उसने युद्ध नीति त्याग कर धम्म नीति की घोषणा कर दी। गाइस ये कलिंग के युद्ध में, है ना, कलिंग के युद्ध में अशोक का धम्म था क्या, नैतिक आचार संहिता, नैतिक आचार संहिता, है ना। और 26 नंबर क्वेश्चन है गाइस कि मौर्य साम्राज्य का केंद्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है। मौर्य साम्राज्य का केंद्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है गाइस, ये पाटलिपुत्र में है ना। अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत सर्वप्रथम किस जगह की यात्रा की। बोध गया में। क्वेश्चन क्या था गाइस कि अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत सर्वप्रथम किस जगह की यात्रा की, तो बोध गया की यात्रा की। 28 नंबर क्वेश्चन है गाइस कि अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत बोध गया की यात्रा अपने राज्याभिषेक के किस वर्ष में की थी। तो गाइस ये 10वें वर्ष में की थी, है ना। 29 नंबर क्वेश्चन है कि अशोक के स्तंभ लेख बिहार के किस जिले से प्राप्त है। गाइस ये चंपारण, है ना। 30 नंबर क्वेश्चन है गाइस कि बिहार से प्राप्त होने वाले अशोक के स्तंभ लेख नहीं है रुमिनदेई, है ना, रुमिनदेई, ये अभिलेख नहीं है बिहार से प्राप्त होने वाले। अगला क्वेश्चन है गाइस अशोक के समय, 31 नंबर गाइस, अशोक के समय मौर्य साम्राज्य 5 प्रांतों का उल्लेख मिलता है। तो प्राची या प्राची प्रांत पूर्वी प्रदेश की राजधानी थी पाटलिपुत्र। 32 नंबर क्वेश्चन है गाइस कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। गाइस ये लकड़ी का बना हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद स्थित है कुम्भरहार या पटना। इसका हिंट दिया है गाइस कि कुम्भरहार से 80 स्तंभों वाला मौर्यकालीन सभागार या राजमहल का अवशेष मिलता है ना। 34 नंबर गाइस देखिएगा कि किस विद्वान ने चंद्रगुप्त मौर्य के राम प्रसाद के बारे में कहा है कि इसकी शान शौकत का मुकाबला ना तो सूसा और ना एक बेलना कर सकते हैं। तो गाइस ये एरियन हो जाएंगे, है ना, एरियन। 35 नंबर क्वेश्चन है गाइस कि चंद्रगुप्त मौर्य के राम प्रसाद के बारे में किसने कहा है कि यह प्रसाद मानव कृति नहीं है वरन देवों द्वारा निर्मित है। गाइस ये फाहियान ने कहा था कि चंद्रगुप्त मौर्य
के रामप्रसाद के बारे में किसने कहा है कि, चंद्रगुप्त मौर्य के रामप्रसाद के बारे में, है ना, रामप्रसाद के बारे में किसने कहा कि यह प्रसाद मानव कृति नहीं है वरन देवों द्वारा निर्मित है? गाइज ये हो जाएंगे फाहियान। फाहियान ने कहा था। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए गाइज, किस शासक ने गया के निकट बराबर की पहाड़ी में अजीबों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया? किस शासक ने गया के निकट बराबर की पहाड़ियों में आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया? तो गाइज हो जाएंगे अशोक ने। अशोक ने गाइज एक बराबर की पहाड़ियों में आजीविक के लिए गुफाओं का निर्माण कराया थे अशोक ने। इनका हिंट है गाइज कि ये 4 गुफा थे। कौन कौन? सुदामा, भीष्म झोपड़ी और चौपाड़ तथा कर्ण, है ना। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं गाइज हम लोग कि गया के समीप नागार्जुन की पहाड़ियों में प्रसिद्ध गोपी गुफा का निर्माण करवाया था। ये किसने किया था गाइज? ये दशरथ ने, है ना। दशरथ ने गोपी गुफा का निर्माण करवाया था। इसका हिंट है गाइज कि दशरथ अशोक का पुत्र था। अशोक का पुत्र का नाम दशरथ था। ये रामायण वाले दशरथ नहीं है, ये अशोक का पुत्र दशरथ है ना। इसने नागार्जुन पहाड़ियों के आजीविकों के लिए 3 गुफाओं का निर्माण कराया था, जिसमें गोपी गुफा भी सम्मिलित है। ये दशरथ ने करवाए थे और दशरथ अशोक के पुत्र है ना। 38 नंबर क्वेश्चन है गाइस कि मौर्यकालीन चमारग्राहिनी यक्षी प्राप्त हुई है। गाइस ये हो जाएंगे दीदारगंज पटना में, है ना। दीदारगंज ये पटना में है। मौर्यकालीन चमारग्राहिनी यक्षी प्राप्त हुई है दीदारगंज पटना में। 39 क्वेश्चन है गाइस। 39 नंबर है, बिहार के किस स्थान में मौर्य काल में बने जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा प्राप्त हुई है? बिहार के किस स्थान में मौर्य काल में बने जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा प्राप्त हुई है? तो गाइज हो जाएंगे लोहानीपुर पटना। 40 नंबर क्वेश्चन है गाइज कि पाटलिपुत्र के नगर निर्माण तथा सुंदरता का वर्णन किया है। पाटलिपुत्र के नगर निर्माण तथा सुंदरता का वर्णन किया है गाइज, किसने किया है? मेगास्थनीज ने। 41 नंबर क्वेश्चन है गाइज कि पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? आपको बताया था ना गाइज, चंद्रगुप्त मौर्य ने। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? चंद्रगुप्त मौर्य, है ना, चंद्रगुप्त मौर्य। और गाइज 42 नंबर देखे गाइज कि अशोक के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? अशोक के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? गाइज ये पाटलिपुत्र में किया गया था। तीसरी बौद्ध संगति, है ना, कब किया गया? पहली बौद्ध संगति हुआ था 483, दूसरी बौद्ध संगति हुआ गाइज 383 और तीसरी बौद्ध संगति हुआ है गाइज 255 और चतुर्थ बौद्ध संगति हुआ है गाइज कब? ईस्वी के प्रथम शताब्दी, है ना। तो ये हो जाएंगे अशोक के शासनकाल में बौद्ध धर्म किस नगर में आयोजित की गई? तो अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। ये 45वीं में पूछा गया है क्वेश्चन। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए गाइस कि किसके शासनकाल में मिस्र के राजा फिलाडेल्फस टॉलमी द्वितीय ने डियानिसियस, है ना, डियानिसियस नामक राजदूत को पाटलिपुत्र भेजा था? गाइज ये बिंदुसार हो जाएंगे। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए गाइज, किस विद्वान के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने पालिब्रोथस पाटलिपुत्रक उपनाम धारण किया था? एस्ट्रबो हो जाएंगे गाइज। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए गाइज कि यूनानी दूत डोमाल्किस का आगमन मगध के किस शासक के दरबार में हुआ था? गाइज ये हो जाएंगे बिंदुसार, है ना। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है गाइज 46 नंबर देखेगा, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, भाब्रू स्तंभ में गाइज अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है भाब्रू स्तंभ में, है ना।
47 नंबर क्वेश्चन है गाइज कि बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? आजीविकों ने, है ना, आजीविकों ने। 48 नंबर क्वेश्चन गाइज कि अशोक की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र में गाइज। 49 नंबर क्वेश्चन गाइज कि मौर्य काल में पाटलिपुत्र का प्रशासन 30 नागरिकों की सभा संचालित करती थी जो 5 सदस्यों के 6 समितियों से संगठित थी। यह कथन किसका है गाइज? ये मेगास्थनीज का है ना। अब 50 नंबर में आ गया हम लोग गाइज कि मौर्य साम्राज्य के या मौर्य प्रशासन के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह केंद्रीकृत था? नहीं है। करों का बोझ अधिक था मौर्य प्रशासन में? नहीं, मौर्य साम्राज्य के संबंध में कौन सा कथन सही है पूछ रहा है ना, सही है पूछ रहे हैं, तो यह केंद्रीकृत था, बिल्कुल था। करों का बोझ अधिक था मौर्य प्रशासन में? बिल्कुल था। प्रशासन तंत्र कठोर था? हाँ था। उपयुक्त सभी हो जाएंगे गाइज क्योंकि पूछ रहा है, कथन सही है ना। 51 नंबर क्वेश्चन है गाइज कि मौर्य अशोक के संबंध में कौन सा कथन सही है? अशोक के बारे में, है ना, वो थे मौर्य प्रशासन के बारे में। 51 नंबर में क्वेश्चन है गाइज कि मौर्य अशोक के संबंध में कौन सा कथन सही है ना। उसने धर्म विलय की नीति अपनाई? बिल्कुल अपनाई अशोक ने धर्म विलय की नीति। उसके बाद गाइज उसने विदेशों से संबंध स्थापित किए? बिल्कुल किए। उसने प्रजा हित के और कल्याण के उपाय किए? बिल्कुल के उपयुक्त सभी हो जाएंगे, अशोक के बारे में है। 52 नंबर क्वेश्चन है गाइज कि देवानाम पी, है ना, के नाम से किस शासक ने अपने आप को संबोधित किया? अशोक ने देवानाम्पी के नाम से अपने आप को संबोधित किया, अशोक ने। 53 नंबर क्वेश्चन है गाइस कि धम्म महामात के कार्य क्या थे? धम्म नीति का क्रियान्वयन, लोगों के बीच दान वितरण, जन कल्याण के उपाय, उपयुक्त सभी हो जाएंगे। 54 नंबर क्वेश्चन है गाइस कि मौर्यकालीन प्रशासन में राजुक कौन था? मौर्यकालीन प्रशासन में राजुक जो है ना, ये था राजुक, ये कोई नहीं था, न सैनिक अधिकारी, न न्यायिक अधिकारी, न कर वसूलने वाला अधिकारी, राजुक कोई नहीं था, है ना। 55 नंबर क्वेश्चन क्या है कि मौर्यकालीन विद्वानों में किन का नाम आता है? तो गाइज मौर्यकालीन के विद्वानों में जो नाम आते हैं वो नाम आते हैं कौटिल्य के, है ना, पाणिनि के भी आते हैं और उपावर्ष के भी नाम आते हैं विद्वानों की श्रेणी में, है ना। 56 नंबर क्वेश्चन है गाइज कि मौर्यकालीन स्थापत्य के सुंदर उदाहरण है। तो गाइज इनका आंसर हो जाएंगे बी 1, 2 और 3। पाटलिपुत्र स्थित राज प्रसाद के अवशेष, दीदारगंज की यक्षी और बराबर की गुफाएं। उसके बाद 57 नंबर क्वेश्चन है गाइस कि अशोक की धम्म नीति की जानकारी मिलती है। अशोक की धम्म नीति की जानकारी मिलती है गाइस द्वितीय स्तंभलेख से, सातवें शिलालेख से और द्वादश शिलालेख से। उपयुक्त सभी से धम्म की नीति, अशोक के धम्म की नीति की जानकारी मिलती है द्वितीय शिलालेख से, सातवें शिलालेख से और द्वादश शिलालेख से। उपयुक्त सभी हो जाएंगे गाइज। 58 नंबर में आगे क्वेश्चन है गाइज कि अशोक के किस अभिलेख में दान और धम दान के अंतर को स्पष्ट किया है? तो गाइज ये नवम शिलालेख में अशोक के किस अभिलेख में दान जो है धम्म दान के अंतर को, है ना, डिफरेंस को स्पष्ट किया है, अंतर को स्पष्ट किया गाइज ये नामा शिलालेख में, है ना। और लास्ट क्वेश्चन है गाइज 59 नंबर क्वेश्चन मौर्य साम्राज्य का, वो लास्ट क्वेश्चन है गाइज कि मौर्य साम्राज्य के पतन में कौन सा कारण शामिल नहीं है? आर्थिक संकट शामिल नहीं है, बाकी बात वो शामिल है। विदेशी आक्रमण आ गए थे, अयोग शासक भी हुए थे और प्रांतीय विद्रोह, ये सब शामिल है, लेकिन आर्थिक संकट नहीं हुए हैं मौर्य साम्राज्य के पतन, ये कारण नहीं हो सकते हैं, है ना।
अब दूसरा चैप्टर में हम लोग गाइज, ये वीडियो जो है 25 मिनट का करीब बन चुके हैं। मैं आज 3 चैप्टर को बोला था गाइज, जैसा आपको कि कवर करेंगे। पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया गाइज। अब हम लोग एंट्री कर चुके हैं मौर्योत्तर भारत में, तो आज यहाँ से भी कंटिन्यू रहेगा गाइज, है ना। यहाँ का पहला क्वेश्चन है गाइज कि मौर्य साम्राज्य, मौर्योत्तर बिहार में मौर्य साम्राज्य के उपरांत मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ। गाइज बताए थे ना, हर्षिव नमो सुकंसा वाला यही फार्मूला हो जाएगा गाइज कि कौन से वंश आए थे। तो 1 मिनट में आप गाइज देख लीजिए जल्दी सा। हर्षिव नमो सुकंसा, इसका मतलब हो गया गाइज, हाँ, मौर्य साम्राज्य ये हो गया हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश। मौर्य वंश के बाद आए शिशुनाग वंश, उसके बाद कनब वंश, उसके बाद आए सातवाहन, है ना। हो जाएंगे शुंग वंश, शुंग वंश हो जाएंगे। मौर्य साम्राज्य के उपरांत मगध पर किस वंश का शासन हुए, शुंग वंश का आए, है ना। 2 नंबर क्वेश्चन का, शुंग वंश का संस्थापक कौन था। पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र थे, है ना। पुष्यमित्र का शासन 185 से 149 ईस्वी तक रहा। 3 नंबर क्वेश्चन है गाइस कि किस शुंग शासक ने पाटलिपुत्र में स्थित कुक्कुटराम विहार के 3 बार नष्ट करवाने का प्रयत्न किया। पुष्यमित्र, है ना। किस शुंग शासक ने पाटलिपुत्र में स्थित कुक्कुटराम विहार के 3 बार नष्ट करवाने का प्रयत्न किया। कौन, तो पुष्यमित्र। इनके बारे में हिंट दिया गया कि पुष्यमित्र ने ब्राह्मण धर्म का पुनरुद्धार तथा बौद्धों के साथ उत्पीड़क और आक्रामक व्यवहार थे पुष्यमित्र के, है ना। 4 नंबर क्वेश्चन है गाइस कि पाटलिपुत्र का यवन डेमोट्रियस का आक्रमण किस वंश के शासन के समय हुआ था। पाटलिपुत्र पर यवन, क्वेश्चन है गाइस, पाटलिपुत्र पर यवन, है ना, यवन डेमेट्रियस का आक्रमण किस वंश के शासन के समय हुआ था। ये हो जाएंगे शुंग वंश के समय। 5 नंबर क्वेश्चन है गाइस कि पाटलिपुत्र पर डेमेट्रियस का आक्रमण हुआ था 185 ईसा पूर्व में, है ना। पुष्यमित्र शुंग का कार्यकाल 185 से शुरू होती है। 6 नंबर क्वेश्चन है गाइस कि मगध के प्रथम ब्रह्मण राज स्थापित किया। मगध के प्रथम ब्रह्मण राज स्थापित किया पुष्यमित्र ने, है ना। मगध ने प्रथम ब्रह्मण राज्य स्थापित किया पुष्यमित्र ने। 7 नंबर क्वेश्चन है गाइस कि शुंग वंश के पतन के बाद मगध पर किस वंश का शासक आए। उसके बाद गाइस आए हैं कनब वंश, कनब वंश आए हैं। उसके बाद कनब वंश का शासन कितना कब है, 75 से 30 ईसा पूर्व, है ना। कनब वंश का शासन जो है 75 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व के बीच में। और कनब वंश का संस्थापक कौन है गाइस, कनब वंश का संस्थापक हैं कौन, ये वसुदेव है ना। कनब वंश के संस्थापक वसुदेव। इनके बारे में हिंट दिया गया है कि शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूमि थे, है ना। शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूमि की हत्या करके उसके सचिव वासुदेव, उनका ही सचिव था वासुदेव, उन्होंने फिर क्या किया, मगध पर कनब वंश का स्थापना किया। उसके बाद है गाइस, हाँ, इसमें गाइस क्या था कि जो शुंग वंश जो है के संस्थापक कौन थे, पुष्यमित्र थे, है ना। फिर उसका जो सचिव है, उसका फिर अंतिम शासक कौन थे कनब वंश शुंग वंश का, वो थे देवभूति। देवभूति ने क्या किया, उनका सचिव थे, उनके हत्या कर दिए, है ना। उनके हत्या करने के बाद क्या किए, मगध पर जो है कनब वंश की स्थापना कर दी, है ना। और गाइस 9 नंबर क्वेश्चन है कि कनब वंश का सत्ता समाप्त की, कनब वंश की सत्ता आंध्र सातवाहनों ने की, है ना। 9 नंबर क्वेश्चन है गाइस कि कनब वंश की सत्ता समाप्त की आंध्र सातवाहनों ने। 10 नंबर क्वेश्चन है गाइस कि कनब वंश के उपरांत पाटलिपुत्र पर कुछ समय के लिए किस वंश के राजाओं ने शासन किया।
कण्व वंश के उपरांत पाटलिपुत्र पर कुछ समय के लिए किस वंश का राजाओं ने शासन किया? ये मित्र वंश के राजाओं ने शासन किया कुछ वर्षों के लिए, है ना। 11 नंबर क्वेश्चन है गाइज कि शुंग कला के उत्कृष्ट नमूने बिहार के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? गाइज ये हो जाएंगे बोध गया में शुंग कला के उत्कृष्ट नमूने बिहार किस स्थान से प्राप्त हुए? बोध गया, है ना। 12 नंबर क्वेश्चन है गाइज, 12 नंबर क्वेश्चन है कि कनिष्क ने पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में प्रश्रय दिया था, है ना। ये हो जाएंगे अश्वघोष। कनिष्क ने पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में प्रश्रय दिया? अश्वघोष हो जाएंगे। इनके बारे में हिंट है गाइस कि कनिष्क जो है पाटलिपुत्र के राजा को, कनिष्क ने पाटलिपुत्र के राजा को बुरी तरह परास्त किया। हरजाने के रूप में वहां के अश्वघोष बुद्ध का भिक्षा पात्र तथा अद्भुत मुर्गा ले गया, है ना। 13 नंबर में क्वेश्चन है गाइज कि मगध पर शासन करने वाले राजवंश का सही क्रम है। गाइज पहले तो आए थे हर्यक वंश, है ना, ये सभी जानते हैं। दोनों में हर्यक वंश है, देखते हैं अब कौन होगा गाइज। हर्यक वंश के बाद आते हैं शिशुनाग वंश, बिल्कुल दोनों में है। उसके बाद है गाइज हर्षिव नमो, नमो का गाइज का मतलब हो गया नंद वंश, यहाँ भी है गाइज और यहाँ भी है। उसके बाद मौर्य वंश, ये भी ठीक है। उसके बाद आते हैं शुंग वंश, है ना। उसके बाद आते हैं कण्व वंश। तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, है ना, सी हो जाएगा, क्योंकि हर शिव नमो सुकंसा, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कण्व वंश और सातवाहन। तो इस यहाँ से आप देख लीजिए गाइज, हो जाएंगे इस हिसाब से हो जाएंगे हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, उसके बाद कण्व वंश और सबसे लास्ट में सातवाहन आते हैं। और गाइज 14 नंबर क्वेश्चन है कि शुंग वंश की राजधानी कहाँ थी? शुंग वंश की राजधानी थी पाटलिपुत्र, है ना। शुंग वंश की राजधानी थी पाटलिपुत्र। कण्व वंश की राजधानी थी गाइज, कण्व वंश की भी राजधानी पाटलिपुत्र ही थे। शुंग वंश और कण्व वंश की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र में थे, है ना। 16 नंबर क्वेश्चन है गाइज कि कलिंग शासक खारवेल ने मगध पर आक्रमण किया था। कलिंग शासक जो है खारवेल ने मगध पर आक्रमण कब किया था? पहली शताब्दी ईसा पूर्व के अंत में, पहली शताब्दी के ईसा पूर्व के अंत में। 17 नंबर क्वेश्चन है गाइज कि कलिंग नरेश खारवेल ने कहा के कीमती उपहार प्राप्त किए? गाइज अंग एवं मगध, अंग एवं मगध। क्वेश्चन क्या है गाइज कि कलिंग नरेश खारवेल, है ना, कलिंग नरेश खारवेल ने कहाँ से कीमती उपहार प्राप्त किए? अंग एवं मगध, अंग एवं मगध। उपहारों को जिन की प्रतिमा तथा पद चिन्ह शामिल है ना, अंग एवं मगध, है ना। 18 नंबर क्वेश्चन है गाइस कि कुषाण साम्राज्य के पतन के उपरांत संभवतः मगध पर शासन रहा लिच्छवियों का, है ना। कुषाण साम्राज्य के पतन के उपरांत संभवतः मगध पर शासन रहा लिच्छवियों के, है ना। इसका हिंट गाइस कि कुछ इतिहासकारों के अनुसार मगध का शक मुरुंडों का नियंत्रण हो गया था। 19 नंबर का क्वेश्चन है गाइस कि गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख है। यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ? गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख है। यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ? पुष्यमित्र शुंग के काल में हुआ। 20 नंबर क्वेश्चन है गाइस की सुप्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष के प्रश्रय देने वाला शासक कौन था? ये कनिष्क हो जाएगा गाइस। अश्वघोष को
प्रश्रय देने वाला शासक कनिष्क हो जाएंगे, है ना। 21 नंबर में, हाँ ये लास्ट क्वेश्चन था गाइज। अब हम लोग तीसरा चैप्टर गाइज गुप्तकालीन बिहार में एंट्री कर चुके हैं, है ना। गुप्तकालीन बिहार में, और इसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होगा ना गाइज आज कवर कर लेंगे इस पूरे वीडियो में, है ना। तो चलिए गाइज शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गुप्तकालीन बिहार का चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक हुआ था। चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक गाइज जो है ये हुआ था पाटलिपुत्र में। दूसरा क्वेश्चन है गाइज कि चंद्रगुप्त ने पाटलिपुत्र में राज्याभिषेक और गुप्त वंश की स्थापना का वर्ष था 320 ईसा पूर्व में गाइज, पिछले आगे हम लोग पढ़े थे। 3 नंबर क्वेश्चन है गाइज कि किस शासक ने वैशाली के लिच्छवी और राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। ये हो जाएंगे गाइज चंद्रगुप्त प्रथम। ये क्वेश्चन गाइज बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए एक बार फिर से। किस शासक ने वैशाली के लिच्छवी और राजकुमारी कुमार देवी कहाँ की राजकुमारी थी गाइज? वैशाली के लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी विवाह किया था चंद्रगुप्त प्रथम से, है ना। 4 नंबर क्वेश्चन है गाइज कि चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 ईस्वी में महाराज धीराज की उपाधि धारण की थी पाटलिपुत्र में, है ना। पाटलिपुत्र हो जाएंगे गाइज। 4 नंबर क्वेश्चन था गाइज कि चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 ईस्वी में महाराज धीराज की उपाधि धारण की थी पाटलिपुत्र में, है ना। 320 ईस्वी में चंद्रगुप्त में गुप्त संवत का भी प्रचलन किया। 5 नंबर क्वेश्चन है गाइज कि किस शासक ने स्वयं को लिच्छवी दोहित्र कहा? समुद्रगुप्त ने, है ना। किस शासक ने स्वयं को लिच्छवी दोहित्र कहा? समुद्रगुप्त ने। 6 नंबर क्वेश्चन है गाइज कि बिहार में गुप्त शक्ति के संगठन का श्रेय दिया जाता है। गुप्त शक्ति का संगठन का श्रेय दिया जाता है बिहार में तो चंद्रगुप्त द्वितीय को दिया जाता है ना। गुप्त साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी, है ना। उसका संगठन की शक्ति किसको दिया जाता है? गुप्त शक्ति के संगठन का श्रेय चंद्रगुप्त द्वितीय को दिया जाता है ना। गुप्त साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। 8 नंबर क्वेश्चन है गाइज कि किस शासक ने श्रीलंका मेघवर्मन ने गया में एक बौद्ध मठ स्थापित करने की अनुमति मांगी थी? समुद्रगुप्त से मांगी थी, है ना। क्वेश्चन क्या है गाइस कि किस शासक ने श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने गया में एक बौद्ध मठ स्थापित करने की परमिशन मांगा था? समुद्रगुप्त हो जाएंगे गाइस। अगला क्वेश्चन है गाइस कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है। नालंदा विश्वविद्यालय काफी फेमस है बिहार के, की स्थापना का युग है गाइस गुप्त, है ना। 10 नंबर क्वेश्चन है गाइस कि नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक है कौन? तो कुमार गुप्त संस्थापक हैं। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक पूछे तो कुमार गुप्त हो जाएंगे गाइस। 11 नंबर क्वेश्चन है गाइस कि बोध गया में महाबोधि मंदिर की स्थापना हुई गुप्त काल में हुई है ना। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है गाइस कि बोध गया में महाबोधि मंदिर की स्थापना हुई है गुप्त काल में। 12 नंबर क्वेश्चन है गाइस कि चीनी यात्री फाहियान कितने समय तक पाटलिपुत्र में रहा था? ये रहा है गाइस 3 साल तक रहे हैं, है ना। इनके बारे में अगर और जानकारी बता दें गाइस। गाइस जो है हम लोग जो है कहाँ थे? 12 नंबर में थे। चीनी यात्री फाहियान कितने समय तक पाटलिपुत्र में रहा? ये रहे हैं 3 साल के लिए। तो गाइस फाहियान के बारे में और हम लोग जानकारी लेते हैं गाइस। फाहियान जो है ये चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए थे। पहला क्वेश्चन यहाँ से बनता है गाइस कि फाहियान किसके दरबार में आए थे गाइस? ये हो जाएंगे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, है ना। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में फाहियान आए थे।
के दरबार में आए थे। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश, है ना, एमपी वालों को समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। इसने एमपी के जनता को, इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया है। 14 वर्ष तक भारत में रहा। लेकिन गाइज इसमें दिया है 3 साल के लिए। इसमें ऑप्शन में तो 14 वर्ष नहीं है। तो गाइज इसके बारे में हिंट दिया है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान, जैसा हमें आपको बताए हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान भारत भ्रमण पर आया था। इसका उद्देश्य क्या था गाइज, कि बौद्ध पांडुलिपियों प्राप्त करना था, है ना। एक और लेखक है गाइज, ये एक हेनसांग है, इसके बारे में भी आपको बता दे रहे हैं। हेनसांग, इनके बारे में भी आप जान लीजिए क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, है ना। इनके बारे में अगर आगे होंगे तो वहाँ भी हम लोग देख लेंगे, लेकिन यहाँ आप जान लीजिए गाइज कि हेनसांग जो है ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे, है ना। ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे। हेनसांग जो है ना, ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे, भारत आए। इसने चीन से 629 ईस्वी में भारत आने के लिए चला, है ना। भारत आने के लिए 629 ईस्वी में चला हेनसांग ने, और वह 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह भारतीय राज कपिसा पहुंचा, है ना। कहाँ पहुंचा, तो कपिसा पहुंचा, कपिसा, है ना, कपिसा पहुंचा था। भारत में 15 वर्ष तक ठहर कर 645 ईस्वी में चीन लौट गया। वह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा बौद्ध ग्रंथों की एकत्र कर ले जाने के लिए भारत आया था। कौन, हेनसांग ने। इसका भ्रमण वृत्तांत सी यू की, है ना। इनका यात्रा वृत्तांत क्या है गाइस, सी यू की, है ना, नाम से प्रसिद्ध है। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म तथा राजनीति के बारे में वर्णन किया है। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। हेनसांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ सूर्य और शिव की प्रतिमा को भी ले गया। और गाइज एक और आता है, एक अरबी लेखक आता है गाइज, इसके बारे में आप जान लीजिए। वीडियो तो लंबी बन चुकी है गाइज, तो कोई बात नहीं, एक बार और जल्दी से देख लेते हैं हम लोग। एक अरबी लेखक है अल बरूनी भी गाइज, ये एग्जाम में काफ़ी इनका क्वेश्चन बनता है, अल बरूनी का, है ना, अल बरूनी का इनका भी क्वेश्चन बनता है गाइज, है ना। ये महमूद गजनवी के दरबार में भारत आया था। पहला क्वेश्चन बनेगा गाइज कि अल बरूनी जो अरबी लेखक हैं, ये किसके दरबार में भारत आए थे, तो महमूद गजनवी के दरबार में आए थे गाइज, है ना। अरबी में लिखी गई इसकी कृति किताब उल हिंद या तहकीक हिंद भारत की खोज आज के इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला है अल बरूनी ने। उसके बाद गाइज आते हैं इब्न बतूता भी गाइज, इसका भी एग्जाम में काफ़ी अहम रोल होता है ना। इब्न बतूता, इनके बारे में भी हम लोग जल्दी से जानते हैं गाइज। इब्न बतूता, है ना, ये इसका चूँकि एग्जाम के व्यू से बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है इसमें। इब्न बतूता के बारे में हम लोग जल्दी से जानते हैं गाइज, किसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया यात्रा वृत्तांत, जिसे रिहला कहते हैं गाइज, 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारियाँ देता है। 1333 इब्न बतूता जो है गाइज, ये 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वानता से देखकर प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त कर दिया। लेकिन कब, तो 1333 ईस्वी में गाइज, ये हम लोग देख लिए। अब शुरुआत करते हैं गाइज, हम लोग आज आ रहे हैं 13 नंबर क्वेश्चन में गाइज, है ना। वीडियो भी लंबी बन रहे हैं, तो 13 नंबर जल्दी से देखते हैं गाइज कि आर्यभट्ट का संबंध किस नगर से था। तो गाइज आर्यभट्ट का संबंध ये पाटलिपुत्र से था। 14 नंबर क्वेश्चन है गाइज कि गुप्त काल की एक सुंदर कार्तिकेय की मूर्ति किस जिले से प्राप्त हुई थी। ये गाइज ये हो जाएगा शाहाबाद। क्वेश्चन क्या है गाइज, गुप्त काल की एक सुंदर कार्तिकेय
की मूर्ति किस जिले से प्राप्त हुई? शाहाबाद हो जाएंगे गाइज। 15 नंबर क्वेश्चन है गाइज कि बिहार के 7.5 फीट ऊंची बुद्धदेव की एक पीपल की मूर्ति प्राप्त हुई है गाइज। ये हुए हैं सुल्तानगंज में, सुल्तानगंज जो कि भागलपुर के आसपास है गाइज। 16 नंबर क्वेश्चन है गाइज कि राजगीर के मणिनाग मंदिर द्वारा मणिनाग मंदिर पर पत्थर पर खोदे हुए गणेश, विष्णु तथा नाग नागिनों के चित्र है ना। तो ये किस काल के हैं? तो गाइज ये गुप्त काल के हैं, गुप्त काल के हैं। राजगीर में जो मणिनाग मंदिर में पत्थर पर खोदे हुए गणेश, विष्णु तथा नाग नागिनों के चित्र हैं, ये काल है गुप्त काल का, है ना। 17 नंबर क्वेश्चन है गाइज कि राजगिरी में स्थित जरासंध की बैठक का निर्माण किस काल में हुआ माना जाता है गाइज? यह गुप्त काल में माना जाता है। क्वेश्चन क्या है गाइज? राजगिरी में स्थित जरासंध की बैठक का निर्माण किस काल में हुआ है? गुप्त काल में हुआ। 18 नंबर क्वेश्चन है गाइज कि तीरभक्ति आधुनिक दरभंगा का राज्यपाल था, वो कौन था गाइज? ये हो जाएंगे गोविंद गुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय का छोटा पुत्र था। गोविंद गुप्त कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय का छोटा पुत्र थे, है ना। 19 नंबर में आ गए हम लोग गाइज। 19 नंबर है कि बिहार में बौद्ध विहार का प्राचीनतम केंद्र था। बिहार में बौद्ध विहार का प्राचीनतम केंद्र था गाइज, हो जाएंगे कौन? नालंदा। बिहार में बौद्ध विहार का प्राचीनतम केंद्र नालंदा, है ना। 20 नंबर में आ गया हम लोग गाइज। 20 नंबर क्वेश्चन है गाइज कि नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध है? तो नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म दर्शन के लिए है ना। पूछा हुआ क्वेश्चन है गाइज, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। अगला क्वेश्चन है गाइज 21 नंबर, नालंदा में अवस्थित भारतीय विश्वविद्यालयों में फाहियान किसके शासन के दौरान आए था? तो फाहियान गाइज किसके शासन काल में आए थे? ये फाहियान जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय के है ना। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय, है ना। इसके बारे में तो आपको बताए थे कि नालंदा में अवस्थित भारतीय विश्वविद्यालय में फाहियान किसके शासन के दौरान आया? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय के, है ना। 22 नंबर क्वेश्चन है गाइज कि किसने यह वर्णन किया है कि मध्य भारत में सभी देशों के मगध देश में सर्वाधिक नगर थे, धनपतियों ने यहाँ चिकित्सालय बनवाए थे जहाँ रोगियों को मुफ्त भोजन तथा दवाइयाँ दी जाती थी। गाइज इसका आंसर हो जाएंगे फाहियान, है ना। फाहियान ने वर्णन किया है। 23 नंबर क्वेश्चन हो जाएंगे गाइज कि गुप्त संवत का आरंभ हुआ। गुप्त संवत का आरंभ हुआ 320 ईस्वी में। 24 नंबर क्वेश्चन है गाइज, निम्नलिखित शासकों में किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है गाइज, है ना। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। 25 नंबर क्वेश्चन है गाइज कि सौराष्ट्र और मालवा क्षेत्र के विजय किस गुप्त सम्राट ने की? तो गाइज हो जाएंगे चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। सौराष्ट्र और मालवा क्षेत्र की विजय किस गुप्त सम्राट ने की? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। 26 नंबर है गाइज कि प्रयाग प्रशस्ति का रचयिता कौन है? ये हो जाएंगे हरिसेन हो जाएंगे गाइज। 27 नंबर में है कि किस गुप्त सम्राट ने दक्षिण भारत में सफल सैनिक अभियान किए? तो दक्षिण भारत में सफल सैनिक अभियान जो है समुद्रगुप्त ने किए थे, है ना, दक्षिण भारत में। और 28 नंबर है गाइज कि प्रयाग प्रशस्ति में किस सम्राट के विजय अभियानों की चर्चा है? गाइज हो जाएंगे समुद्रगुप्त। प्रयाग प्रशस्ति में किस सम्राट के विजय अभियान की चर्चा है? तो समुद्रगुप्त हो जाएंगे। लास्ट गाइज 29 नंबर है कि गुप्त साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे? मतलब गुप्त साम्राज्य का खत्म होने का क्या कारण थे? तो गाइज इसमें तीन कारण जो हैं वो हो जाएंगे। हुनों का आक्रमण हो गए थे, उसके बाद प्रशासन का सामंती स्वरूप हो गए थे, कमजोर शासक भी हुए हैं गुप्त साम्राज्य में।
इनका पतन का कारण था, है ना। आर्थिक संकट तो नहीं थे। 30 नंबर है गाइस कि मगध पर मिहिरकुल का आक्रमण किस शासक ने, मगध पर मिहिरकुल का आक्रमण किस शासक के समय में हुआ? तो गाइज हो जाएंगे नरसिंह गुप्त। मगध पर मिहिरकुल मगध पर मिहिरकुल का आक्रमण किस शासक के समय में हुआ? नरसिंह गुप्त। क्वेश्चन क्या है गाइज कि मगध पर मिहिरकुल का आक्रमण किस शासक के समय में हुआ? तो नरसिंह गुप्त, है ना। एक लास्ट क्वेश्चन है गाइज 31 नंबर कि गुप्त काल ज्ञान विज्ञान के विकास का स्वर्णिम युग था, है ना। इनमें योगदान करने वाले विद्वान थे कौन? बराहमिहिर, आर्यभट्ट और ब्रहगुप्त, तीनों थे। गाइज आज हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब कल से जो वीडियो बनेंगे ना गाइज, यहाँ से बनेंगे मगध के प्रवर्ती गुप्त शासक। यहाँ से भी जितना भी क्वेश्चन होगा गाइज अगले वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, ये 22 नंबर क्वेश्चन देखिए गाइज कि किसने यह वर्णन किया है कि मध्य भारत में, है ना, मध्य भारत के सभी देशों में मगध देश में सर्वाधिक नगर थे। धनपतियों के यहाँ चिकित्सालय बनवाए थे जहाँ रोगियों को मुफ्त भोजन तथा दवाइयाँ दी जाती थी। तो गाइस जब ये सब काम हो रहे थे ना, तो ये जो है फाहियान, है ना, फाहियान, ये जो फाहियान है ये चीनी लेखक है गाइस, है ना। तो ये अपने बिहार के मतलब बारे में काफ़ी मतलब सोचते थे, है ना। आज हम लोग बिहार के बारे में हम लोग जितना नहीं सोचते हैं, पहले के ज़माने में जितने भी लेखक आए हैं, है ना, नालंदा विश्वविद्यालय में, वो सब जो है ना, अध्ययन करते थे कि बिहार में क्या क्या हो रहा है, क्या है, मतलब उसके बारे में गहन अध्ययन किए हैं, है ना। अपने बारे में अपने बिहार के बारे में, है ना, नालंदा विश्वविद्यालय में क्या था, क्या है ना, सबके बारे में वो सोचते थे। उनके किताब भी लिखे हैं। तो गाइस अब आशा रखते हैं कि हम लोग भी बिहार को मतलब जो है पहले बिहार को जो है ना काफ़ी नाम हो रहा था, नाम होता है। तो गाइस हम लोग भी बिहार के ऊपर काफ़ी ध्यान दें, है ना, काफ़ी नाम रोशन करें। तो चलिए गाइस हम लोग अब अगले वीडियो में मिलेंगे। आज हम 3 चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं गाइस। 1 घंटा के अंदर का वीडियो है गाइस, आप देख रहे हैं टाइमिंग। तो आप लोग वीडियो देखना गाइस, हम आप लोगों के लिए ही मेहनत कर रहे हैं। तो गाइस अगले से बनेंगे यहाँ से मगध के प्रवर्ती गुप्त शासक, है ना, यहाँ से हम लोग शुरुआत करेंगे। तो तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।